देखिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, ये भी देखिए आप जो संविदा विधि पढ़ते हैं उसी का भाग है। आप जो पढ़ करके आए होंगे तो संविदा के साथ ही जुड़ा होगा। और दूसरी चीज है कि ये एक जो है सामयिक अधिकार को प्रदान करता है। सामयिक अधिकार क्या होता है? सामयिक अधिकार ये कहते हैं कि क्या औचित्य बोध होना चाहिए, क्या उचित रूप में होना चाहिए। ऐसे अधिकारों को हम सामयिक कहते हैं या इक्विटेबल राइट्स कहते हैं। तो देखिए इससे संबंधित ये विषय होगा। और ये एक्ट जो है आपके लगभग हर स्टेट में मिलेगा, हर परीक्षाओं में ये रहता है। और परीक्षाओं के दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, ये न्यायालय के लिए अति महत्वपूर्ण है। चाहे आप जज बनते हैं या प्रैक्टिस में जाते हैं, वहाँ पर आप देखेंगे कि डिक्लेरेटरी सूट्स भरे पड़े हैं। आप देखेंगे कि वहाँ पर इंजंक्शन सूट एक अलग से होता ही है, जिसको कहा जाता है किस तरह का सूट है, तो कहा जाएगा इंजंक्शन का सूट है। तो ये सारे के सारे जो हैं इस तरह के वहाँ पर फाइलें पड़ी रहती हैं या इस तरह के कार्य आपको करना पड़ेगा। जो ये सारी जो बात आती हैं ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत ही आता है। और इसका देखिए अगर स्वरूप देखेंगे परीक्षाओं की दृष्टि से तो प्रारंभ का ही अति महत्वपूर्ण है, और बाद का जो इंजंक्शन और डिक्लेरेटरी सूट वगैरह जो है ये भी महत्वपूर्ण है, जो आपके परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। और यदि इसका जो है मध्य भाग देखा जाए तो संविदा का प्रवर्तन, कौन सी संविदाएं हैं जिसका प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता है, इस तरह के सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। और देखिए 2018 में इसमें काफ़ी बड़े पैमाने पर परिवर्तन कर दिया गया। पहले जो था तो सामान्य रूप से जो भी बनाया हुआ विधान के द्वारा अधिनियम था उसके अनुसार हम लोग पढ़ते थे। लेकिन 2018 में जो है इसको बड़े पैमाने पर नए विकास, जो नई नई अवसंरचनाएं हैं, जो प्रोजेक्ट आते हैं, उसमें पहले विलंब होता था। और विलंब का कारण था कि उसमें धारा 20 हुआ करती थी, जो न्यायालय के द्वारा उसका पर्यवेक्षण किया जाता था, न्यायालय के द्वारा उसकी को देखा जाता था। लेकिन अब धारा 20 को हटा दिया गया। अब ये उसमें देखा वहाँ पर कर दिया गया है, प्रतिस्थापित संविदा की बात कर दी गई है, प्रतिस्थापित अनुपालन की बात कर दी गई है। तो ये सब चीज़ें हम लोग क्रम से देखेंगे। अब देखिए कि यदि हम देखते हैं कि इस संविदा का जो है प्रारंभिक पार्ट है, तो सबसे पहले इसमें देखा जाता है कि ये कब आया, कैसे आया, इसका प्रारंभिक भाग क्या है। तो ये जो एक्ट कहा जाएगा द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इनिशियल में होगा इसका नाम क्या है, ये कब लागू होता है, किन क्षेत्रों में लागू होता है, ये धारा 1 से 4 तक में देखा जाएगा। जो धारा 2 है इसमें डिफिनीशंस दी गई है, इसको इंटरप्रिटेशन क्लाज कहते हैं या निर्वचन खंड कहते हैं। जैसे बाध्यता है, सेटलमेंट है, ये सब न्यासी हैं, इन सारे टर्म्स को परिभाषित कर दिया गया है। धारा 4 जो है आपके देखने में तो लगता है कि बहुत सिंपल है, साधारण है। यहाँ कह दिया गया है कि ये जो है केवल सिविल मामलों में से संबंधित अधिकारों को प्रदान किया जाता है, मात्र जो है क्रिमिनल कार्यवाहियों के लिए यह अधिकार नहीं प्रदान किया जाता है। यहीं से सवाल आपका जो बनता है, पहला सवाल जो बनता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से, जो काफ़ी टेक्निकल है, कि स्पेसिफिक रिलीफ से आप समझते क्या हैं, विनिर्दिष्ट अनुतोष से आप क्या समझते हैं, यह क्या है। इसी में आगे जोड़ लेता है कि क्या यह क्रिमिनल कार्यवाहियों में लागू होता है। तो ये जो हम लोग प्रारंभ के इसकी मीनिंग पढ़ेंगे, क्या इसका अर्थ है, कैसे इस शब्द की व्याख्या की गई, कहाँ से ये शब्द आया और इस शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इसी के साथ साथ ये देखेंगे कि जब शब्द का अर्थ जान लिए, इस पे ये आपके दृष्टांत होंगे, इलस्ट्रेशंस होंगे, तो उसके माध्यम से इसका अर्थ स्पष्ट होगा। और साथ ही साथ यह देखा जाएगा कि वास्तविक रूप में यह है क्या। तो मीनिंग के साथ साथ यही अर्थ निकाला जाएगा कि क्या समझते हैं। तो देखिए बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं अपने अपने हिसाब से, लेकिन जब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसका बेसिक अर्थ है क्या। जब 4 से आगे चलते हैं तो यहाँ पर आपका ये है 5, 6 और 7, 8। ये देखिए कि जैसे अचल संपत्ति के संबंध में है धारा 5 और 6। यदि कोई अचल संपत्ति है, कोई हस्तगत कर ले रहा है,
कोई अनधिकृत रूप से यदि कब्जा कर ले रहा है तो उसके लिए यह अधिनियम क्या उपचार देता है। तो धारा 5 और 6 मिला करके हम लोग पढ़ते हैं कि अचल संपत्ति से संबंधित विनिर्दिष्ट अधिकार क्या है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत क्या है, या स्पेसिफिक रिलीफ है क्या। यदि कोई संपत्ति है, कोई अचल संपत्ति है और वह किसी व्यक्ति के द्वारा जब कब्जा में ले लिया जाता है तो उसका प्रत्युदाहरण कैसे कराया जाएगा। देखिए, प्रत्युदाहरण का अर्थ होता है पुनः प्राप्त। जो आपके बैरक की भाषा है प्रत्युदाहरण, तो इसका अर्थ होता है कि पुनः प्राप्त। पुनः प्राप्ति का अर्थ है कि जैसे सपोज करिए कि एक ही भूमि है और वो जो बी उसको कब्जा में ले रहा है, नहीं हट रहा है, तो पुनः प्राप्ति का अर्थ है कि ये जो भी अब लीगल उसको अधिकार मिल रहा है कि न्यायालय में जाता है, न्यायालय में जो अब जैसे धारा आपका 34 है, इसमें डिक्लेरेटरी सूट पढ़ेंगे हम लोग। वहां पर वो जाएगा, कहेगा कि पहले हमको स्वामी मानने के लिए एक डिक्री पारित की जाए, और जब उसको स्वामित्व तो मिल जाता है तब उसी के साथ साथ वह भी कहेगा कि हमको स्वामित्व तो चाहिए ही, हमको स्वामी घोषित कर दिया जाएगा। और देखिए, यहीं पर एक और सवाल बन जाता है, आपके पीछे में जब पलटेंगे देखेंगे तो वहां पर निकलता है कि परिणामिक अनुतोष क्या है। तो 34 के साथ ही पढ़ा जाता है कि ये डिक्लेरेटरी सूट अर्थात कि जो घोषणात्मक वाद है उसको स्वामी घोषित किया जाएगा, और साथ ही साथ परिणामिक अनुतोष जैसे है कि वो कब्जा भी मांग ले, अलग से कब्जा नहीं उसको दिलाए। जैसे सपोज करिए कि उसको कह दिया जा रहा है कि ठीक है, आप स्वामी बने रहेंगे, आप ओनर बने रहेंगे, इतना आता है वहाँ पर आर्डर आता है, निर्णय आ जाता है डिक्लेरेटरी सूट में कि आप आर्डर बने। कब्जा दूसरे का है, ये मकान किसी के नाम से है, कब्जा दूसरे की, तो इसलिए उसको नहीं कब्जा मिला कि वो कब्जा तो मांगा ही नहीं, और जब कब्जा मांगेगा तो इसी को हम कहेंगे कि यही परिणामिक अनुतोष है। यही सब सारी चीज़ें आपको लिखना होता है, और आप गाइड वगैरह में टटोलते रहते हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें मिलती नहीं हैं, और मेहनत के बावजूद भी आप लिख कर चले जाते हैं। जो मैटर रहेगा वो आप लिखेंगे आपके बीच में, तो वहाँ पर परिणामिक अनुतोष ये होगा। अन्य उदाहरण भी इसमें हम डिटेल कराएंगे इसका। तो ये है 5 और 6 के संबंध में कि यदि अचल संपत्ति से संबंधित कोई मामला है और उस पर यदि उसके कब्जे की ज़रूरत है, उसके स्वामित्व की ज़रूरत है, तो इसका प्रत्युदाहरण जो है 5 और 6 के अंतर्गत किया जाएगा। दोनों के बीच अंतर भी पूछा जाता है कि 5 और 6 के बीच में अंतर क्या है, तो ये अंतर स्पष्ट कराएंगे आप लोगों को, ये लिखा भी देंगे कि ये अंतर इस दोनों के बीच में है। तो ये तो रहा कि अचल संपत्ति के संबंध में है। और आपका 7 और 8 जो है चल संपत्ति के संबंध में। सपोज करिए आपका गोल्ड मेडल है, आप जो है एशिया कप जीत करके लाए हैं या यूनिवर्सिटी से कोई गोल्ड मेडल लाए हैं, प्राप्त किए हैं, उसको आप रखे हैं, तो कोई उठा कर लेकर चला जाएगा। तो ये अचल संपत्ति जो है अगर वो लेकर के चला जाएगा तो इसको आप कैसे रिकवर करेंगे, इसका प्रत्युदाहरण कैसे करेंगे। तो ये 7 और 8 मिला करके जो परिस्थितियां बताई जा रही हैं, जो व्यवस्थाएं दी गई हैं या जो प्रावधान किया गया है, इसके तहत इसकी मांग करेंगे और तदनुसार न्यायालय के द्वारा इसको प्रदत्त कराया जाएगा। जो उसका ओनर है, जो उसका हकदार है, उसको यह प्रदान कराया जाएगा, उसको दिलाया जाएगा। देखिए, इसके पीछे है क्या, इसके पीछे है रीजन अगर देखा जाए कि इस तरह का अधिकार क्यों दिया गया है। सपोज करिए कि अगर वो गोल्ड ले सकता है, गोल्ड मेडल है, तो ये व्यक्ति कह सकता है कि क्या करेंगे, आप इतना पैसा ले लीजिए, लेकिन वो कितना मेहनत करके यदि उसको प्राप्त किया है, वो व्यक्ति उसको समझता है पैसे जो है कभी भी उसको पूरा नहीं कर सकता है। जैसे सपोज करिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, अपने बीच का है कि जैसे आपकी एक पेन बहुत है, फ्लू पकड़ ली है और आप लिख रहे हैं। सपोज करिए एग्जाम में आप जा रहे हैं और उस वक्त जो है वो खो जा रही है, कोई ले रहा है, तो भले ही आप वही पेन जा कर के उतने ही मूल्य का खरीदिए, लेकिन बार बार आपको ये मलाल रहेगा, ये अफसोस रहेगा कि यार वो वाली पेन होती तो मैं इतने ही समय में लिख देता, इससे बड़ी राइटिंग बैठी हुई है। तो जो ये लगाव है, आगे हम पढ़ेंगे, इसी को कहते हैं 7-8 में आएगा, एक वर्ड आएगा लैटिन का है
प्रेटियम अफेक्शनिस, जिस वस्तु से इस स्तर का लगाव हो कि उसे दूर किया ही नहीं जा सकता है। जैसे देखिए कि रामायण है, पुराण है, तो ये सपोज करिए कि इसमें क्या है, एक रामायण है जो कहीं रामचरितमानस की पाठ हो रही है और वहाँ पर कोई जो है प्रतियोगिता कराई जा रही है, और जो गायन या वादन के माध्यम से ये कह दिया गया है कि जो टॉप करेगा, जो सबसे अधिक बेहतर कार्य करेगा, बेहतर प्रदर्शन करेगा, उसको रामायण दिया जाएगा, उसको कुरान दिया जाएगा। और उस बेहतर प्रदर्शन के कारण यदि उस रामायण को या कुरान के भाग को पाता है, पार्ट को पाता है, वो रख देता है। कोई व्यक्ति आता है, उठा कर लेकर चला जाता है, या कुछ लोग जबरदस्ती ले लेते हैं, यानी कि उसके हाथ से किसी तरह से अनधिकृत रूप से निकाल लेते हैं। बाद में बात आती है तो कहते हैं क्या है, चलो एक रामायण खरीद के दे रहे हैं। लेकिन वो कभी भी नहीं दूर किया जा सकता है कि जो वो जीत करके लाया है, जो मेहनत करके वहाँ प्राप्त किया है। देखिए, कुरान का उदाहरण हम आगे भी देंगे। जैसे सपोज करिए कि जो मुस्लिम परिवार होते हैं, मुस्लिम परिवार में कुरान और जो तलवार होती है, एक पारिवारिक उनका चलता है। वह जो दोनों पार्ट है, वो सबसे बड़े पुत्र का वो हक होता है। तो जैसे जैसे पीढ़ी में उतरती जाती है, वैसे वैसे जो बड़ा पुत्र होता है उसको वह दे दिया जाता है और उसके पास वो रहता है। उसको सपोज करिए कि वह कुरान का जो पार्ट है या जो तलवार रखी गई है, जो पारिवारिक धरोहर समझी गई है, इसको कोई व्यक्ति ले लेता है, कहता है क्या बात है, कुरान तो एक है, चलो खरीद के दे देते हैं, 100-200 रुपए की चीज़ है, 500 रुपए की चीज़ है, पैसा ले लो, जाओ, क्या बकवास कर रहे हो। लेकिन सपोज करिए कि उस चीज को कभी भी नहीं भुलाया जा सकता है कि जो पारिवारिक, वो कहेगा कि हमारे दादा से, हमारे इतने पीढ़ी से चला आ रहा है, वो वाला पार्ट क्यों नहीं दे रहे हो। तो ये बात जो मांग की जा रही है कि वही चीज चाहिए, इसी को हम कहेंगे कि यही स्पेसिफिक रिलीफ है, यही जो है विनिर्दिष्ट अनुतोष है कि जो हमारी चीज है वही हमको दे दीजिए। तो ये 7 और 8 के माध्यम से जो चल संपत्ति से संबंधित मामले हैं, या यदि कोई वस्तु है, कोई थिंग है, कोई अनधिकृत रूप से यदि कब्जे में ले रहा है, तो उस व्यक्ति को दिलाया जाएगा जो उसका रियल स्वामी है, जो रियल ओनर है, या जो उसका हकदार है। तो इस तरह से इसी एक्ट के माध्यम से उसको दिलाया जाएगा। देखिए, जब धारा 9 में हम आते हैं तो 9 में एक राइट दिया गया है, और वह जो राइट है वह केवल प्रतिवादी को है। एक प्रतिरक्षा का अधिकार दिया गया है धारा 9 के अंतर्गत, और यह केवल प्रतिवादी को है। सपोज करिए कि ऐसा अधिकार क्या हो सकता है। ऐसा अधिकार देखिए, हम पढ़ कर कह आ रहे हैं कि संविदा से अधिकतर इसमें पार्ट आएगा कि ये संविदा का भाग है। कोई व्यक्ति है जो संविदा कर रहा है, और संविदा के दौरान जो है वादी जाएगा जो कहेगा कि हमारा हक बनता है, हमारा यह अधिकार है, इसको वायलेट कर रहे हैं, हमको कंपेंसेट कराया जाए, हमको प्रतिकर दिलाया जाए। ए और बी के बीच में मैटर है। ए कहता है कि हमें बी ने जो भी हमारा अधिकार का हनन किया है, जो भी हमारी जो संविदा इनके बीच में हुई है, उसका इन्होंने ब्रीच किया है, इसका इन्होंने वायलेशन किया है। इसके परिणाम स्वरूप हमें प्रतिकर दिलाया जाए। तो अब यहाँ पर जो यहाँ धारा 9 जो प्रावधान करती है, या जो धारा 9 का प्रावधान है इस रूप में है कि यह अधिकार केवल बी को मिलेगा। वो प्रतिरक्षा क्या ले सकता है, वो डिफेंसियल ले सकता है, वो कह सकता है कि संविदा वाइड थी, संविदा वाइडेबल है। ये सब समझ रहे होंगे आप लोग, वाइड क्या होता है, वाइडेबल क्या होता है। देखिए, ये बहुत सारे पार्ट जो है इसका आएगा संविदा का, क्योंकि संविदा का ही पार्ट है। यहाँ पर संविदा को परिभाषित नहीं किया गया है, संविदा का उदाहरण दिया जाएगा, और आपके ये एक्ट में ही लिख दिया गया है प्रारंभ में कि यदि बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो संविदा अधिनियम में परिभाषित किए गए हैं, उनको यदि जरूरत पड़ती है तो इस इस एक्ट के तहत उसका प्रयोग किया जा सकता है, या इसकी आवश्यकता अनुसार उसका प्रयोग यहाँ किया जा सकता है। जैसे वाइड और वाइडेबल बता रहे हैं, तो इस एक्ट के अंतर्गत परिभाषित नहीं है, ये संविदा अधिनियम में परिभाषित है। तो ये धारा 9 के अंतर्गत वह इसका डिफेंस ले सकता है, वह कह सकता है
कि वाइड है, वाइडेबल है। वाइडेबल आप देख रहे हैं कि सारा इतना बड़ा पार्ट है। वो कह सकता है कि पर्दा नशीन औरत थी, वो नहीं समझ पाई। और तमाम लोग हैं कि जो ठप्पा लगा लेते हैं, रजिस्ट्री करा लेते हैं। तो ऐसे संविदाओं को या ऐसे जो भी आपका कैंसिलेशन है, जो भी सेल डीड है, इसकी कैंसिलेशन की मांग की जा सकती है और इसी आधार पर की जाती है। वहाँ पर प्रतिवादी को यह डिफेंस मिलता है, प्रतिवादी को यह प्रतिरक्षा प्राप्त होती है कि वह ऐसे टर्म्स का, वह ऐसे विधिक शब्दों का या विधिक परिभाषित शब्दों का डिफेंस ले सकता है और उसके सहारे जो है अपनी प्रतिरक्षा कर सकता है। तो ये है धारा 9। अब देखिए धारा 10 जो है, इसमें है कि वो कौन सी संविदाएं हैं जिसका विनिर्दिष्ट रूप में प्रवर्तन कराया जा सकता है। पहले ये काफ़ी विस्तार रूप में था, अब इसको काफ़ी बदल दिया गया है और इसका स्वरूप जो ये है 11 को लेते हुए किया गया है। तो अब इसमें देखिए पहले पार्ट में ये बता दिया गया है कि धारा 20 के अनुसार, यानी धारा 20 में अब देखिए प्रतिस्थापित संविदाओं की बात आ गई है, उसको बताएंगे। देखिए संक्षेप में जो है जानिए, प्रतिस्थापित संविदा ये कहते हैं, उसको कहते हैं कि जो संविदा हुई थी उसी के प्रतिस्थापित कर देना। यानी कि इस चीज को हटाया तो गया लेकिन यहाँ पुनः जो है कोई चीज रख दी गई। तो प्रतिस्थापना पढ़ते हैं सीपीसी में, तो प्रतिस्थापन कहेंगे तो जैसे सपोज करिए कि ए और बी के बीच में यह संविदा होती है कि एलएनगंज का यह जो है मकान या यह जो है प्लाट जो है क्रय विक्रय करने की बात आती है। एक का प्लाट है वह बी को बेचने की बात करता है, ए दूसरे को सी को बेच देता है। तो बी कहेगा कि तुम हमसे कांटेक्ट किए थे और सारी ये जो चीज़ें हैं। अब सपोज करिए कि ऐसी परिस्थितियां हैं कि वो कर दिया और वह अब उसको नहीं दे सकता है। तो यहाँ पर या ये कह सकता है कि तुम यहाँ क्या, चलो सिविल लाइन्स में हमारा यह प्लाट है, ले लो। तो ये तो और ही प्रसन्न रहेंगे। जहाँ एलएनगंज और आज आप जाकर के इधर अल्लाहपुर में जो निवास करेंगे, अगर वो दे रहा है आपका सिविल लाइन्स में तो बेहतर ढंग से जा सकते हैं। लेकिन इसी को अभी ये बात की चीज़ है कि कौन किसकी कीमत की है, कौन किस एरिया की बात है, इसको अभी छोड़ दीजिए। तो जो कह रहा है कि इसके बदले में तुम यहाँ लो, तो प्रतिस्थापित कर रहा है, इसी को कहेंगे प्रतिस्थापना, प्रतिस्थापित संविदा। तो यदि पक्षकार जो है इससे सहमत हो जा रहा है तो ये मान लिया जाएगा कि संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन करा लिया गया। ये 20 की रिक्वायरमेंट है, जो नई धारा की 20 जुड़ गई है, इसके तहत ऐसा प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से इसको धारा 10 के अंतर्गत पढ़ते हैं। 10-11 मिल करके ही पढ़ा जाता है। अब देखिए 12 में ये बात आती है कि 12 में दो चीजें बताई जा रही हैं। इसका जो पहला पार्ट है वो सामान्य सिद्धांत को बताता है। सामान्य सिद्धांत यह है कि किसी भी संविदा का भागिक अनुपालन नहीं कराया जा सकता है विनिर्दिष्ट रूप में। अर्थात ये नहीं कह सकते हैं कि एक प्लाट किया गया, आधा प्लाट बेचेंगे, आधा प्लाट नहीं बेचेंगे। अगर संविदा पूरे की हुई है, सपोज करिए ए नामक एक प्लाट है, इसको बेचने का संविदा हुआ है, तो ये नहीं कोई कह सकता है कि आधा ले लीजिए आधा नहीं, ऐसा नहीं कराया जा सकता है। लेकिन जो इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे, सबसेक्शन 2 पढ़ेंगे, सबसेक्शन 3 पढ़ेंगे, सबसेक्शन 4 पढ़ेंगे, तो ये पहले पार्ट के अपवाद स्वरूप हैं। धारा 12 जब पढ़ेंगे तो पहले में सामान्य सिद्धांत बताया गया है, लेकिन बाद की जो 3 उपधाराएं हैं इसमें इसके अपवाद को रखा गया है, इसके अपवाद स्वरूप प्रावधानों को बताया गया है, सुव्यवस्थित किया गया है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि जब दूसरा पार्ट आप देखेंगे तो उसमें ये व्यक्त किया गया है कि सपोज करिए कि एक संविदा हुई और उस बहुत ही जो छोटा भाग है वह अब अप्रवर्तनीय हो गया है, उसका इन्फोर्समेंट नहीं कराया जा सकता है, उसको विनिर्दिष्ट रूप से प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है। जैसे सपोज करिए कि 100 वर्ग गज की एक कोई भूखंड है, उसमें 5 वर्ग गज जो है उसका वो प्रवर्तन नहीं कर सकता है। तो वो कह सकता है इसमें कि जितना पार्ट है, जो बड़ा पार्ट है, इतने का प्रवर्तन कराया जा सकता है। तो हुआ तो ये भागतः, इसीलिए ये पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में कहा जा रहा है। तीसरे पार्ट में ये कह दिया जा रहा है
कि सपोज करिए कि उसका बड़ा पार्ट तो नहीं ट्रांसफर कर सकता है, बड़े पार्ट का जो है विनिर्दिष्टतः अनुपालन नहीं कर सकता है, बहुत छोटा पार्ट बचा है, इसी का वो ट्रांसफर कर सकता है या इसी का वो विनिर्दिष्ट रूप से पालन कर सकता है। तो देखिए इसके संबंध में काफ़ी कठिन यहाँ पर प्रावधान रखा गया है। यहाँ पर ही प्रावधान रखा गया है कि यहाँ पर जितना करारित मूल्य है, सपोज करिए कि जितने भाग के लिए करारित मूल्य तय किया गया है उतने ही पार्ट के लिए वो सारे करारित मूल्य देय होगा। यानी कि जो छोटा ही पार्ट लेना चाह रहा है और वो कह रहा है कि हमको इस छोटे पार्ट का ही विनिर्दिष्ट अनुपालन करा दीजिए, तो जो अनुपालन कराया तो जाएगा, लेकिन उतना वो मूल्य देगा जितना कि पूरे भाग का मूल्य बन रहा है, पूरे पार्ट का जो मूल्य बन रहा है, इतना के लिए जब वो तैयार हो रहा है तब जाकर के ऐसे विनिर्दिष्ट अनुपालन को पूरा किया जा सकता है, इसका परफॉर्मेंस हो सकता है। ये है आपकी धारा 12 की उपधारा 3। अब देखिए आप लोग यहाँ पर बताएंगे ये सब सारी चीज़ें। कारण क्या हो सकता है कि उतने ही भाग का वो कर रहा है। सपोज करिए कि जैसे बड़ा भाग है, जब संविदा हो रही थी तो वहाँ पर उसको पता नहीं है कि ये पार्ट भी हमारा है। जैसे सपोज करिए कि ये भूखंड है, वो तय तो कर लिया, ए और बी के बीच में यहाँ तय कर लिया, बाद में पता चला कि इतना पार्ट नदी में धुल करके चला गया है, प्राकृतिक आपदा के कारण वो पार्ट है ही नहीं, तो कहाँ से उसका अनुपालन कर सकता है। तो वो व्यक्ति कहता है कि आप इतना पार्ट दे दीजिए, बड़ा पार्ट तो है। या सपोज करिए कि उतने का उसका जो है अधिकार रहा है, उसको जानकारी नहीं थी, वो दूसरे के भाग में चला गया है, यानी कि ऑनरशिप उतने भाग से किसी न किसी तरीके से उसके हाथ से निकल चुकी है। तो इन परिस्थितियों में सारी दशाएं आती हैं कि संविदा तो पूरी की गई, लेकिन जो है परफॉर्मेंस जो है पार्टली हो रहा है, उसका भागतः अनुपालन हो रहा है। तो ये 2 और 3 जो है अपवाद हैं। चौथे में देखिए ये व्यक्त किया गया है कि जहाँ पर कि ऐसी संविदा है जो विभाजन के योग्य है, जो विभाजित की जा सकती है, कि इतना पार्ट जो है विभाजित कर दी जा रही है और वह जो विभाजन जो है संविदा के योग्य है, उसका विनिर्दिष्ट रूप से अनुपालन कराया जा सकता है, तो उतने भाग का यहाँ पर विनिर्दिष्टतः अनुपालन हो सकता है, उसको विनिर्दिष्ट रूप से अनुपालित कराया जा सकता है। तो ये आपकी है धारा 12। 13 में देखिए जो ये सामान्य तौर से है, 13 से अभी सवाल तो नहीं पूछा गया है, लेकिन ये आपके है पट्टे से संबंधित है। पट्टा ही से तो है, देखिए बैरक में पट्टा पर है। तो यहाँ पर है कि जैसे सपोज करिए कि जितने भाग का वह ओनर है उसका वह अनुपालन कर सकता है। तो सामान्य तौर पर यहाँ पर 13 सामान्यतः जानना चाहिए। 14 आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें ये पूछा जाता है कि वो कौन सी संविधाएं, देखिए 10 में है कि वो कौन सी संविधाएं हैं जिसका विनिर्दिष्ट रूप से अनुपालन कराया जा सकता है, और 14 में ये बता दिया गया है कि वो कौन सी संविधाएं हैं जिसका विनिर्दिष्टतः अनुपालन हो ही नहीं सकता है, जिसको कभी भी विनिर्दिष्ट रूप से अनुपालन नहीं कराया जा सकता है। इसमें भी देखिए काफ़ी पहले बड़ी धारा थी, बड़ी तो अब भी है, लेकिन अब इसको घुमा दिया गया है। अब 4 खंड इसमें रखा गया है, और 4 खंड जो पहला खंड है ये बता रहा है कि वही जो अभी धारा 20 में बताए कि 20 के तहत यदि प्रतिस्थापित संविदा के माध्यम से इसका अनुपालन कर लिया गया है तो ऐसे संविदाओं का विनिर्दिष्ट अनुपालन कराए जाने की आवश्यकता नहीं है। जब पार्टी संतुष्ट हो गई तो इसको विनिर्दिष्ट रूप से अनुपालन कराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए विनिर्दिष्ट, जैसे अभी पहले जो हम उदाहरण दिए कि एलनगंज में भूमि है, भूखंड है, वो सिविल लाइन्स में दे दिया, तो अगर पक्षकार संतुष्ट हुआ तो वो जाकर वहाँ चला गया, यानी कि समस्या एक तरह से हल हो गई। लेकिन विनिर्दिष्ट अनुपालन तब इसको हम मानते कि जब वह अडिग होता कि नहीं हमको एलनगंज का ही पार्ट दीजिए, जैसे वो आपको कुरान वाला और रामायण वाला हम दे रहे हैं कि जो हम जीत करके आए हैं, जो हम गोल्ड मेडल को प्राप्त किए हैं वही चाहिए, इसी को विनिर्दिष्ट, इसका अर्थ डिटेल में सब करेंगे।
तो वही जो है पार्ट चाहिए, तो विनिर्दिष्ट ये हो जाता है। लेकिन चूंकि 20 के माध्यम से इसको हल निकाल कर लिया गया है, इसका निराकरण कर लिया गया है, दोनों पक्षकारों के बीच में जो विवाद है इसको तय कर लिया गया है, इसको डिस्पोज ऑफ कर लिया गया है, तो अब आगे इसको विनिर्दिष्ट रूप से पालन कराने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। दूसरे पार्ट में ये होगा कि जहाँ पर कि कोई ऐसी संविदा है, पर्सनल स्केल है, बी पार्ट में देखिए, तीन, एक में पर्सनल है, एक में आपके न्यायालय के द्वारा है, अवधारणीय लास्ट वाला होगा। दीजिए डायरेक्ट हमको दीजिए। नहीं तो अभी इसीलिए तो क्या इंट्रोडक्टरी तो कर रहे हैं। देखिए, आप इतना, हम इसमें कुछ का, हम ऐसा तो कुछ नहीं बता दिए कि जो आपके हाथ से निकल गया। ये तो इंट्रोडक्टरी है, हर सेक्शन और आपके चैप्टर के बारे में बता रहे हैं। और कल हम चले गए जल्दी में, अब ये तो देखिए, मैं तो किसी दिन नहीं यहाँ पर आपको मैसेज भेजता हूँ, मैसेज का काम जो रहता है वो लोग तो नहीं आया। आप कोई मान लीजिए कि वो बच्चा लिखता होगा, वो नहीं समझ पाया होगा, चाहे नहीं, जो भी कारण रहा, लेकिन ऐसा कोई पार्ट नहीं हम बता दे रहे हैं, ना कुछ लिखा भी नहीं रहे हैं, हम तो इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट बता रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं आप लोग? कॉपी, नहीं नहीं, आज हम कुछ देखिए लिखा नहीं रहे हैं, न लिखाने की बात भी नहीं आएगी। देखिए, ये पहला में जो बताया गया कि वह संविदा जिसके अपालन के लिए धन के रूप में प्रतिकर, ये पुराना आप दे रहे हैं, इसको अब न पढ़ा करिए। देखिए, इसमें जो दो, चार पार्ट में है, एक पार्ट में ये है कि जहां पर सपोज करिए कि एक तो पहला है कि प्रतिस्थापित संविदा के तहत उसका अनुपालन कर लिया गया है, ये है। दूसरे पार्ट में ये है कि अब देखिए, ये भी हो सकता है इधर उधर, क्योंकि देखिए हम भी इसको रिवाइज नहीं किए हैं, झूठ आपसे लोगों से नहीं बोले, कल हमको बिल्कुल टाइम नहीं मिला था। तो दूसरे पार्ट में ये है कि सपोज करिए कि कोई पर्सनल स्किल का मैटर है, जैसे कोई गायक है, और यदि गायक है तो उसको कैसे बदला जा सकता है, और वो सपोज करिए कि वो नहीं कराया जा सकता है, उसका गला खराब हो गया, चाहे जो कुछ भी हो गया, तो इन परिस्थितियों में जो है ऐसे संविदाओं का विनिर्दिष्टतः अनुपालन नहीं कराया जा सकता है। देखिए, इसमें पहला पार्ट दिया है कि जो संविदा के किसी पक्षकार ने संविदा का प्रतिस्थापित पालन 20 के बंधों के अनुसार अभिप्राप्त कर लिया है। देखिए, दूसरे पार्ट में है कि जहां पर न्यायालय का जो पर्यवेक्षण है इसकी आवश्यकता है। जैसे सपोज करिए, बी पार्ट में बता दिया गया है कि जहां पर कि न्यायालय के निरीक्षण की आवश्यकता है, इसको इस तरह से जानिए, कोई ऐसी संविदा की गई है कि जहां पर कि न्यायालय का निरीक्षण आवश्यक हो गया है। जैसे सपोज करिए कि संविदा होती है रेलवे पटरी बनाने की या रेलवे लाइन को तैयार करने की, तो वहां पर वो किस तरह का मटेरियल दिया जा रहा है, किस किस्म का उसमें आयरन दिया जा रहा है, किस तरह की गिट्टी बालू दी जा रही है, ये ठेकेदार एक काम करा रहा है, वो जो है भारत सरकार से संविदा करता है। और वहां पर इसमें ये कह दिया जा रहा है कि जो हाई कोर्ट है या जहां भी ये बन रहा है उस एरिया के हाई कोर्ट के द्वारा ये समय समय पर चेक किया जाएगा, इसका निरीक्षण किया जाना है कि ये किस तरह के मटेरियल दे रहे हैं। तो ऐसे संविदाओं का विनिर्दिष्ट रूप से अनुपालन नहीं हो सकता है, क्योंकि न्यायालय का काम ये जाकर के निरीक्षण करना नहीं है। उनका जो भी डिस्प्यूट है, जो भी मामला है वो आ रहा है, तो उन मामलों के निस्तारण करने का इनका जुरिडिक्शन है।
तो ये अपने जुरिडिक्शन में ये काम करेंगे कि ये फैसला दे सकते हैं, ये निर्णय दे सकते हैं। अगर कह दिया जाए कि हाई कोर्ट के जज साहब जाएंगे, देखेंगे कि नैनी में किस तरह का जो है पुल बन रही है, इसमें कितना किस स्तर का सीमेंट और आयरन दिया जा रहा है, तो ये बताइए कि इतने जजेज के लिए एक तो यहाँ मामला नहीं निस्तारित हो रहा है, और इस तरह का यदि काम उनको सौंप दिया जाए तो ये संभव नहीं है। इसीलिए इस नेचर का जो संविदा है इसका अनुपालन नहीं कराया जा सकता है। ये जो अभी मैं बताया पर्सनल स्किल की जो बात है, ये सी पार्ट में है, तीसरे पार्ट में है। तो जहाँ पर्सनल स्किल की बात है वही व्यक्ति कर सकता है। वो सपोज करिए कि वो अक्षम हो गया, उसकी गला खराब हो गई, कोई ऐसी समस्या आ गई जिसको व्यक्त नहीं कर सकता है, तो क्या किया जाएगा? इस तरह की संविदा का रोक दिया जाएगा कि इसका विनिर्दिष्ट पालन हो ही नहीं सकता है, तो उसको नहीं कराया जा सकता है। चौथे में है कि देखिए अवधारणीय, यानी कि जहाँ जो ये डिटरमिन करना है कि ये कौन सा मैटर है, किस नेचर का है, यहाँ पर क्या तय किया जाएगा। जैसे सपोज करिए कि न्यायालय को ये तय करना पड़े कि एक एलएनगंज का कमरा है, ये इसका किराया क्या होना चाहिए। तो ये न्यायालय आकर के देखे कि किस स्तर का कमरा है और क्या है, और ये किस लोकेशन में है, आगे यहाँ पर लान है नहीं है, अगर इतना होगा तो इतना किराया तय किया जाएगा। तो इस तरह का जो अवधारणीय नेचर, यानी कि उसको डिटरमिन करना है, उसको निर्धारित करना है, तो इस तरह की संविदाओं का अनुपालन नहीं कराया जा सकता है। देखिए ये अगर पक्षकार जो है आपस में तय करते हैं वो किराया नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर यदि दोनों के बीच में जब डिस्प्यूट आता है तो ऐसे डिस्प्यूट का निराकरण न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन अवधारण करने के संबंध में कि यहाँ किराया इतना होना चाहिए, इस तरह की जो संविदा है ये कदाप जो है प्रवर्तनीय नहीं है, और इस कारण से इसका विनिर्दिष्ट रूप से अनुपालन नहीं हो सकता है। देखिए धारा 15 से 25 तक तो काफ़ी जटिलताएं हैं, और ये बहुत ही रेयर केस में आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसा देखा जाएगा वैसा किया जाएगा। तो धारा देखिए जो 15 है इसमें ये बताया गया है कि वो कौन सा व्यक्ति है जो विनिर्दिष्ट अनुतोष की मांग कर सकता है। धारा 15 के अंतर्गत ये बताया गया है कि वो कौन सा व्यक्ति है जो संविदा का विनिर्दिष्ट रूप से अनुपालन करा सकता है। ये आपके इधर 1919 में बिहार में पूछा गया है। देखिए कारण यह है कि 10 को अब नहीं पूछा जाएगा सामान्य तौर से, क्योंकि 10 अब काफ़ी जो है दूसरे तरीके की हो गई है। पहले था ये बहुत सामान्य जनरल क्वेश्चन बनता था, अब 15 पूछ लिया, और 15 जो है इस पूरे आपके एक्ट की सबसे जटिल धारा है। तो 15 को पूछा गया। 15 में ये मान करके चलिए कि वो कौन सा व्यक्ति होगा जो कि विनिर्दिष्ट अनुतोष की मांग कर सकता है, यानी वो पक्षकार बन सकता है। इसकी बात जो है यहाँ पर की गई है। तो इसमें कई खंड हैं, कई जो है क्लाजेज हैं, इसको देखा जाएगा। अब देखिए जो 16 में बात की गई है, 16 में आया है कि वैयक्तिक अनुपालन की बात की जा रही है, यानी कि वैयक्तिक वर्जना की बात आ रही है। तो इसमें भी यदि पहले पार्ट में ये व्यक्त किया गया है कि यदि 20 के अंतर्गत, धारा 20 के अंतर्गत किसी संविदा का या किसी इस तरह के कार्यों को आपके प्रतिस्थापित इसका अनुपालन करा लिया गया है, तो इसका जो है वैयक्तिक अनुपालन नहीं कराया जा सकता है। और देखिए यहाँ पर जो इसका बी और सी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये व्यवहार में भी पूछा जाता है, जब भी आईआर आप पलटेंगे उसमें 2 4 5 केसेस सी पर पड़ी रहती हैं, इस पर बहुत मैटर आता है। इसमें इस तरीके का है कि जैसे सपोज करिए कि कोई व्यक्ति किसी से पैसा ले लिया, वो पैसा नहीं दे रहा है, तो इसमें ये देखा जाएगा कि वो क्या कह रहा है। अब पहले इस तरह की बात नहीं थी, इसको साबित करने के लिए अब सबसे पहले बात है कि वह इस बात को स्पष्ट करे, और वो शपथ पर अब कहेगा, यानी कि एफिडेविट देते हुए जो भी अपनी बात कहेगा वो शपथ पर कहेगा। ये 18 के परिवर्तन से आया है। देखिए जब किसी व्यक्ति के द्वारा देनदारी होती है
तो जब भी पूछे न्यायालय में जाते हैं तो वो कभी नहीं कहेगा कि हम नहीं देंगे, कहे हाँ हाँ साहब तैयार हैं, बस अगली डेट को दे रहे हैं। और खास तौर से देखिए फैमिली कोर्ट में सारे मैटर भरे भरे पड़े हैं, लोग वहाँ चिल्लाते रहते हैं कि 3 लाख है, 4 लाख है, 2,000 रुपया दे दिए चले गए उस डेट पर, डेट तो टला। अच्छा ये होता है कि न्यायालय करेगा क्या, उसके पॉकेट से तो निकालेगा नहीं, मुंह से करेंगे, 2 लाइन लिख देंगे, यही तो करेंगे। तो ये वो हमेशा कहता रहता है कि हाँ हाँ साहब अगली बार आ रहे हैं, पूरा कर देंगे, बस 1-2 महीना में कर देंगे, थोड़ा ये बीमार हो गए थे, इसमें परेशान थे, ये सब चलता रहता है। तो ये तो सपोज करिए कि ये अभी आपका पारिवारिक मैटर है। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का जब पैसा ले लेता है तो पैसा लेना देखिए कहा जाता है कि मित्रता है, पैसा लौटाने में दुश्मनी हो जाती है। तो अब वहाँ पर वो कदाप नहीं कहेगा कि नहीं नहीं, ये नहीं, वो कभी नहीं कहेगा। आप भी लोग भी, आप लोगों के बीच से गुजरा होगा कि 150-200 यदि कोई ले लिया तो बहुत अच्छे आदमी हैं वो तो लौटा देते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको घसीटने लगते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब न्यायालय में बड़े मैटर आता है, ऐसे सामान्य 150 की बात छोड़िए, वहाँ लाख 2 लाख जैसे बैंक का मैटर है, वो ऋण ले लिया और 10 लाख 20 लाख देख ही रहे हैं, लोग देश छोड़ के बाहर चले जा रहे हैं। तो यही तो कारण है। तो अगर वो कह रहा है इन परिस्थितियों में, अब विनिर्दिष्ट अनुतोष देखिए यहाँ चल रहा है, तो जब भी कहा जाएगा कि वो पैसा आप दीजिए जो लिए हैं, तो अगर 10 लाख लिए हैं उस पर जो इंटरेस्ट आया है, जो संविदा हुई होगी कि इस पर 12% जो है ब्याज भी लगेगा, तो दोनों के बीच में संविदा हुई। संविदा के लिए बैंक कहता है कि आप संविदा का अनुपालन करिए, इस पैसे को दीजिए। अब वो क्या कह रहा है कि इधर उधर चलेगा। तो जब न्यायालय में आएगा तो उसके द्वारा इसको साबित करने के लिए, इसके कहने के लिए जो भी वो प्रकथन करेगा, जो भी अपनी बात कहेगा, वह न्यायालय तब मानेगा कि जब एफिडेविट के साथ उस बात को करे। एफिडेविट देने पर थोड़ा लोग डरते हैं कि एफिडेविट है देखिए दे रहे हैं, तो इसमें अगर फंस जाते हैं आगे चल करके तो परेशानी हो जाएगी। तो इसीलिए इसको यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, इसको जो यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, इसको जो है जोड़ दिया गया है। इसका कारण ये भी है कि जैसे सपोज करिए कि वो कहते हैं कि हम दे देंगे, तो मुंह से तो सब लोग कह देते हैं, अब पता चला वो साइकिल भी खरीद सकते हैं कि नहीं, ट्रैक्टर का जो है 8 लाख का मूल्य पड़ा है, वो कहाँ से दे देंगे, कैसे दे देंगे। तो ये बात वो किस साधन से देंगे, इसको भी वो एफिडेविट में कह करके आएंगे। तो इसीलिए सी का यहाँ बड़ा महत्व है और सी पर अक्सर सवाल पूछा जाता है। अब देखिए जो 17 और 18 है 17 में जैसे है कि किसी पट्टे पर दे दिया गया है या बेचने की बात की गई है, तो जो उसका ओनर है वही बेच सकता है। यदि ओनर नहीं है और उसके विक्रय या संविदा की बात कर रहा है तो वह ऐसा नहीं कर सकता है। 18 में जो ये बात बताई जा रही है कि वादी है, देखिए 17 और 18 यहाँ के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन चूंकि इक्विटी में इन दोनों सेक्शनों का अनुप्रयोग करके जो आता है, जैसे आएगा कि निर्मल हाथों से आना चाहिए, स्वच्छ हाथों से व्यक्ति को आना चाहिए, वहाँ पर ये यूटिलाइज होता है, वहाँ पर इसका प्रयोग होता है। तो यदि 17-18 आप यहाँ समझ लिए हैं तो वहाँ आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो 18 में है कि जैसे वादी है, सपोज करिए वो संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन कराना चाहता है, लेकिन संविदा के टर्म से, संविदा की जो शर्तें हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसमें वह कुछ फेर फार कर दिया है, कुछ बदलाव करके उसमें विनिर्दिष्ट अनुपालन चाह रहा है, तो ऐसी संविदाओं का विनिर्दिष्ट अनुपालन नहीं कराया जा सकता है। और यही जो है इक्विटी के जो वहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग कि निर्मल हाथों से आना चाहिए, क्लीन हैंड होना चाहिए, तो वहाँ पर न्यायालय के द्वारा ऐसे व्यक्ति को रोक दिया जाएगा कि आपके पार्ट पर निर्मलता नहीं है, स्वच्छता नहीं है, इसलिए आप इस न्यायालय से अनुतोष पाने के हकदार नहीं हैं। तो इसका अनुप्रयोग वहाँ पर आप करेंगे। तो इस सेंस में 17 और 18 जो है महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए जो 19 हम लोग देखेंगे, 19 जो है 15 का काउंटर पार्ट है। काउंटर पार्ट की मीनिंग ये होती है कि 15 में तो ये बता दिया कि कौन पक्षकार आ सकता है, कौन पक्षकार जो है रिलीफ
की मांग कर सकता है या विनिर्दिष्ट अनुतोष की मांग कर सकता है। 19 में ये बता दिया गया है कि किससे मांग की जाएगी, किसको प्रतिवादी बनाया जाएगा, ये धारा 19 के अनुसार तय किया गया है। ये धारा 19 स्पष्ट करती है कि किन व्यक्तियों को यहाँ पर प्रतिवादी के तौर पर लाया जा सकता है या किन व्यक्तियों को यहाँ प्रतिवादी बनाया जा सकता है। 20 में आप देख ही रहे हैं कि 20 में बड़े पैमाने पर इसमें परिवर्तन हुआ है। पहले था कि न्यायालय का इसमें पावर होता था और न्यायालय के द्वारा हस्तक्षेप होता था। इसी हस्तक्षेप को हटाने के लिए यहाँ 20 को बदल दिया गया। देखिए अब है कि बहुत सारी जो है नई नई अवसंरचनाओं का विकास हो रहा है, तो इसमें विकास में कोई अड़चन न आने पाए, विकास में कोई बाधा न आने पाए। कारण ये होता है कि जैसे बड़े बड़े भूखंड जो हैं देखते हैं सरकार के द्वारा एक्वायर किया जाता है, तो इसको आसानी से लोग नहीं देते हैं, इसमें वो अभी अपना मूल्य देखते हैं। और जिन लोगों की अगर सारी प्रॉपर्टी चली गई, उनके बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? लेने को तो ले रहे हैं और पैसा दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन पैसा क्या है? जैसे इधर तो कम है, बॉम्बे वगैरह में देखिए और इसकी ज़्यादा कीमत है। आप नोएडा क्षेत्र में देखिए, उधर के जो भूखंड हैं, तो इसमें यदि सरकार जब एक्वायर कर रही है तो मामला न्यायालय में चला जाता था, और जब न्यायालय में चला जाता था तो न्यायालय के द्वारा वो सारी प्रक्रियाएं देखी जाती थी कि आगे आप इन लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, उचित कंपनसेशन दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, उचित मूल्य दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। तो इसमें काफ़ी विलंब हो जाता था, काफ़ी डिले होता था। इस कारण से न्यायालय का जो हस्तक्षेप होता था उसको दूर करने के लिए, उसको हटाने के लिए यहाँ धारा 20 को बदल दिया गया और यहाँ पर प्रावधान कर दिया गया कि संविदा का प्रतिस्थापित पालन, यानी कि यदि उसके बदले में कोई संविदा का प्रवर्तन करा दिया जा रहा है, एक स्थान के बदले में दूसरा स्थान ही दे दिया जा रहा है और उससे यदि पक्षकार संतुष्ट हो जा रहे हैं, तो एक तरह से समस्या का निराकरण निकल जा रहा है। तो पहला पार्ट तो ये है, लेकिन इसमें जो है 20C तक आया है। आगे है कि अवसंरचना परियोजनाओं से संबंधित संविदा का विशेष उपबंध, इसको विशेष तौर पर देखेंगे हम लोग। और इसमें ये जो बी पार्ट में है, विशेष न्यायालय की स्थापना की जा सकती है कि ऐसे मामलों को तय किया जाए, ऐसे मामलों का निराकरण करने के लिए किसी स्पेशल न्यायालय को निर्धारित किया जा। देखिए स्पेशल अलग से नहीं आते हैं, जैसे आपके यहाँ है तो जो भी एडीजे स्तर की है, एक कोर्ट को बना दिया गया कि ये जो है SC ST मैटर देखेंगे, तो जितने भी मामले SC ST से जुड़े होते हैं वो केवल उसी देखा जाएगा। तो इसीलिए वह एक विशेष तौर से न्यायालय हो गया। पाक्सो से संबंधित जितने भी मामले आए, देखिए पाक्सो जब प्रारंभ में आया तो मामूली एक एडीजे को उसके लिए कुछ क्षेत्राधिकार दे दिया गया है। पहले अभी 12 में एक्ट आया तो मामला थोड़ा थोड़ा था, जब कम था तो एक के द्वारा वो तय कर दिया जाता था, एक के द्वारा चलता था। अब इतने मामले आ गए कि 3 पाक्सो कोर्ट आपके एक जिला में बना हुआ है। यही कारण है कि आप देख रहे थे कि इधर एडीजे की बड़े पैमाने पर बहाली आई। 18 में 3 बार एडीजे की जो है पोस्ट आई, तो 3 बन गई पाक्सो कोर्ट। तो इस तरह से जो है फैमिली कोर्ट 2 थी, वहाँ अब 6 हो गई। तो इसलिए एडीजे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, तो इन लोगों की बहाली बड़े पैमाने पर इधर कर ली गई। तो ये बताया जा रहा है कि जहाँ पर इस तरह के मैटर हैं, एक न्यायालय को ये सुनिश्चित कर देंगे कि इस तरह के जो मैटर आ रहे हैं ये देखेंगे, तो इसी को हम कहेंगे कि विशेष न्यायालय इनको बना दिया गया है, स्पेशल कोर्ट के रूप में ये कार्यरत हैं, कार्य करेंगे। तो ये 20 का जो है। और तीसरा है कि वादों का शीघ्र निपटारा है कि त्वरित निवारण होना चाहिए, स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। जैसे विकास का कार्य है और वहाँ पर घोषणा कर दी गई कि यहाँ पर NTPC बनेगी, यहाँ पर ये प्रोजेक्ट जो है स्थापित किया जाएगा, तो देखिए सरकार को भी ये रहती है और पब्लिक को भी रहती है। अगर वहाँ पर घोषणा कर दी गई, कुछ भूमि जो है एक्वायर कर लिया गया, कुछ के लिए विवाद चल रहा है, तो ऐसे विवाद को यथाशीघ्र जो है क्या कहते हैं कि निर्धारित कर दिया जाए, इसको डिस्पोज ऑफ किया जाए ताकि वहाँ कार्य चले। भाई पॉलिटिशियन को है कि हमारा योगदान होना चाहिए, तो अगर उनके रेज्यूम में, उनके पीरियड में कार्य नहीं हो जाता है तो आगे अपनी उपलब्धि दिखाएंगे क्या?
तो उनको भी ये रहता है कि नहीं, ये कार्य जो हमने घोषित किया है कार्य पूरा कर लिया जाए। तो इस सेंस में ये यहाँ पर कर दिया गया है कि ऐसे कार्यों का त्वरित निवारण होना चाहिए। जो भी इस तरह के और नए नए जो अवसंरचनाएं हैं, सड़क का चौड़ाई बढ़ाई जा रही है, वहाँ पर बगल की भूमि लेंगे तभी तो चौड़ाई बढ़ाएंगे। कहाँ से लेंगे? जब प्लेस रहेगा, चौड़ीकरण होगा। तो यदि चौड़ाई बढ़ानी है तो जो बगल की भूमि है वो एक्वायर करेंगे। हो सकता है किसी की बहुत जो है कीमती भूमि है वो नहीं दे रहा है, इसके लिए मामला न्यायालय में चला जाता था। और जब मामला न्यायालय में चला जाता था तो वो लंबित हुआ करता था। यहाँ पर अब ये जब मामला आएगा तो ये विशेष न्यायालय के द्वारा ये देखा जाएगा कि आखिर किस कारण से आपकी भूमि एक्वायर की जा रही है। अगर यहाँ आधार बनता है कि नई अवसंरचनाओं के लिए ये एक्वायर किया जा रहा है, तो ऐसे मामलों के लिए इसको में विलंब नहीं किया जाएगा, इसका यथाशीघ्र निस्तारण किया जाएगा। तो ये आपका है 20। अब देखिए 21 वगैरह में प्रतिकर होगा। देखिए प्रतिकर दिलाने की जहाँ भी यदि संविदा है यहाँ उचित समझा जाता है तो प्रतिकर दिलाया जाएगा। 22-23 देखिए 25 तक ये जनरल चलेगा। 26 से सवाल आप लोगों को पूछा जाता है, जहाँ पर ये है कि संविदा का रेक्टिफिकेशन, यानी कि लिखतों की संविदा नहीं है, लिखत जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट है उसमें परिशुद्ध की जरूरत है। तो इंस्ट्रूमेंट तैयार किया जाता है, जैसे कोई इकरारनामा है उसमें कोई गलती हो गई, इसमें सुधार की ज़रूरत है तो इसमें सुधार कराया जाएगा। जो 27 आपकी बनेगी इसमें है संविदा का विखंडन, कि कुछ समय परिस्थितियों में संविदा को विखंडित कराया जा सकता है। अब देखिए 27 से 33 तक जो है आपके जनरल आपके संविदा से जुड़े हुए यहाँ पर प्रावधान दिए गए हैं, और ये जो प्रावधान है सामान्य तौर से जानना चाहिए। तो ये प्रीलिम्स वगैरह में यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। अब मेंस का सवाल आपका 34 से बनता है। 34 में है कि डिक्लेटरी सूट, जिसको ये कहते हैं कि घोषणात्मक वाद, जहाँ पर कोई व्यक्ति है और किसी के अधिकार का हनन कर ले रहा है, किसी के अधिकार का अतिक्रमण कर रहा है, तो वहाँ पर सबसे पहले उसके स्वामित्व को यहाँ डिक्लेयर किया जाएगा, घोषित किया जाएगा। इसीलिए इसको कहा जाता है डिक्लेटरी सूट, घोषणात्मक वाद के लिए जो डिक्रियाँ पारित की जाएंगी कि ये व्यक्ति जो है इस भाग का या इस भूमि का ये ओनर है, इस भवन का ये ओनर है, इस कारण से इसको यहाँ पर स्वामित्व दिया जा रहा है। अब कैसे देंगे? इसके लिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपके रिक्वायरमेंट्स हैं वो उनको पूरा करना होगा कि यह प्रॉपर्टी हमने कैसे पाया, हमने विरासत के माध्यम से पाया, उस पर हमने नामांतरण कराया, ये हमने गिफ्ट में पाया, ये हमने वसीयत में पाया। तो ये सारे जो उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स रहेगा ये, और ये ऑफिस के द्वारा जो प्रदान किया गया है, ये न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। तो देखिए डॉक्यूमेंट्स तो एक ही आदमी के पास रहेगा जो ओरिजिनल उसका ओनर है। ऐसा नहीं हो सकता है कि जो अतिक्रमण कर रहा है उसके पास हो सकता है। तो जब न्यायालय को यह उचित प्रतीत होता है कि ये व्यक्ति जो है इसका स्वामित्व यहाँ साबित हो रहा है, तो उसको ये घोषित कर देंगे कि आप जो है आपके स्वामित्व के हकदार हैं और इस भूखंड के या इस भवन के आप स्वामी हैं। तो इसीलिए ये डिक्लेटरी सूट यहाँ पर रख दिया गया है, और इससे संबंधित बहुत सारे मामले आते रहते हैं। 35 में देखिए इसका प्रभाव है, ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स के लिए। 35 जो धारा है यहाँ से प्रीलिम्स में सवाल बनते हैं, जहाँ भी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट प्रीलिम्स स्तर पर रखा गया है तो वहाँ पर ये 35 से सवाल पूछा जाता है। अब देखिए जो 36 जो लास्ट इसका पार्ट है वो है इंजंक्शन से संबंधित। तो देखिए इंजंक्शन से पहला ही सवाल आपका ये बनता है मेंस के पार्ट पर, निवारक अनुतोष से आप क्या समझते हैं? निवारक अनुतोष से आप क्या समझते हैं? प्रिवेंटिव रिलीफ से आप क्या समझते हैं? ये सवाल बनता है। इसी में आगे चल करके बनेगा कि अस्थाई व्यादेश
और अस्थायी व्यादेश, ये दोनों चीज़ें इसमें आएंगी। तो इस तरह से 41 में आएगा कि वो यहाँ से 41 भी फुल क्वेश्चन बनता है कि वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिस जबकि विनिर्दिष्ट अनुतोष को इंजंक्शन दिए जाने से मना किया जा सकता है। तो जो भी 7-8 आपके पॉइंट्स आएंगे ये वहाँ पर व्यक्त किया जाएगा, इसको बताया जाएगा। लेकिन 41 से फुल क्वेश्चन बनता है, बड़ा सवाल बनता है। 42 जो है सामान्य तौर से इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है या आपके प्रीलिम्स स्तर पर सवाल पूछे जाते हैं। 43 और 44 जो है, 43 तो अब निरस्त हो गई है, या 44 भी। तो ये टोटल तो आपके 44 तक है, लेकिन 42 तक आप पढ़ते हैं। तो आपके यहाँ जो उत्तर प्रदेश में है ये मेंस के पार्ट में है, मेंस का सवाल यहाँ से बनता है। तो यदि प्रारंभ से पढ़ लीजिए, 5, 6, 7, 8 पढ़ लीजिए, 10 पढ़िए, 14 पढ़िए, इधर आप 26, 27 पढ़ लीजिए, 34 और इधर आपके प्रिवेंटिव रिलीफ पढ़ लीजिए, तो इससे सवाल आता है। लेकिन जहाँ पर प्रीलिम्स में होगा वहाँ पर सारे सेक्शन को आप थोड़ा बहुत देखते रहेंगे। तो इसको कल जो है इसका डेवलपमेंट देखेंगे और ये देखा जाएगा कि अब सेक्शन या इसको बताएंगे कि क्या इसकी मीनिंग है, क्या आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से समझते हैं।